अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग से मुराद ये है कि आपने कभी ये नोट किया होगा कि जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं या कोई ऐसी हार्ड फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो उस वक्त आपने नोट किया होगा कि हमारी बॉडी का जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो ज़्यादा हो जाता है, यानी कि हमारा सांस फूल जाता है, जल्दी जल्दी सांस आता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है वो बहुत फास्ट हो रहा होता है, उसका रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सवाल है कि कंडीशन क्यों क्रिएट होती है हमारी बॉडी में और हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो उसको कंट्रोल करता है, इसके पीछे कौन सा मैकेनिज़्म काम कर रहा है, उस पूरे मैकेनिज़्म को हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इस चीज़ को ज़रा समझ लेते हैं कि मैकेनिज़्म कौन कौन से मेजर ऑर्गन्स हैं जो इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जब हम नॉर्मल स्टेट में होते हैं, जिस वक्त हम कोई काम नहीं कर रहे, जिस वक्त हम बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में, जिस वक्त हमारी बॉडी एक रिलैक्स्ड स्टेट में होती है, उस वक्त हमारा जो नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीथिंग है, उस वक्त हमारा जो नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो होता है 15 टू 20 ब्रीथ पर मिनट। 15 टू 20 ब्रीथ पर मिनट, यानी कि एक मिनट में हम 15 से 20 तक सांस लेते हैं। मतलब ये क्वांटिटी है हमारी रेट ऑफ ब्रीथिंग की, और इसको आप मिनिमम मैक्सिमम 12 टू 20 भी कह सकते हैं, 12 से लेकर 20 तक भी आप इसको कह सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो मिनिमम मैक्सिमम अगर हम लगाएं तो हमारा नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीथिंग ये है। अब ये तो मैं आपको वो बात बता रहा हूँ कि जब हम नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, आपने नोट किया होगा कि जब हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या जिस वक्त हम कोई हार्ड फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं तो उस वक्त हमारा जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मल हालात में हम एक मिनट के अंदर 15 टू 20 टाइम्स ब्रीथ लेते हैं, यानी कि हमारा जो सांस है वो 15 से लेकर 20 तक सांस हम लेते हैं एक नॉर्मल ब्रीथ के दौरान, नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन जब हम हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, इस तरह की कोई एक्टिविटी करते हैं, तो उससे ये वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है और ये वैल्यू 30 टू 40 टाइम्स 30 टू 40 टाइम्स पर मिनट हो जाती है। एक मिनट में हम 30 टू 40 टाइम्स ब्रीथ कर रहे होते हैं, नॉर्मल के अलावा कंडीशन की बात हो रही है। तो ये चीज़ कैसे इंक्रीज़ होती है और इसके पीछे क्या फैक्टर है, बस इस बात को हमें डिस्कस करना है। तो देखिए, याद रखिएगा, जब भी आप हार्ड फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म फास्ट है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज़ हो जाए, आपकी बॉडी का जो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म की जो रफ्तार है, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि उस वक्त आपका सेलुलर रेस्पिरेशन भी ज़्यादा हो जाएगा। और अगर सेलुलर रेस्पिरेशन ज़्यादा हो जाए तो आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा बनेगी और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो ऐसी केस में आपकी बॉडी में मोर कार्बन डाइऑक्साइड होगी और मोर H2O होगा इन ब्लड। अब अगर आपके आरबीसीज को मोर कार्बन डाइऑक्साइड और मोर H2O मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि इससे बाइकार्बोनेट आयंस भी ज़्यादा बनेंगे और इससे हाइड्रोजन आयंस भी ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं तो इससे यही दो चीज़ें बनती हैं, बाइकार्बोनेट आयंस और हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, यानी कि जिस वक्त आप हार्ड फिजिकल वर्कआउट करते हैं उस वक्त आपकी बॉडी में बाइकार्बोनेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत अपर हो जाती है। तो अब आपके ब्लड में अगर इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है, हीमोग्लोबिन कम पड़ गया और ये दोनों बहुत ज़्यादा हो गए, तो ऐसी सूरत में फिर इसका सिग्नल जाता है हार्ट के पास। कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो इस सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं। हार्ट के पास कुछ रिसेप्टर्स हैं जिसका नाम मैं आपको बता दूं, एक होती हैं ऑर्टिक बॉडीज़ और एक होती हैं कैरोटिड बॉडीज़। ऑर्टिक बॉडीज़ हार्ट के ऑर्टा के साथ होती हैं, ये सेंस करती हैं, ये कॉन्सेंट्रेशन, ये दोनों क्या काम करती हैं, दोनों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCO3 आयंस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस और HCO3 आयंस की जो क्वांटिटी है, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, उसको ये दोनों मेजर करते हैं, चेक करते हैं।
अगर ये हमारा मेटाबॉलिज्म नॉर्मल है तो इन दोनों की क्वांटिटी भी नॉर्मल होगी। लेकिन अगर हमारा रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो गया है, हम कोई ऐसी फिजिकल वर्किंग कर रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो रहा है, तो इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही इंक्रीज होगी तो इन दोनों को पता लग जाएगा। कैरोटिड बॉडीज और ऑटिक बॉडीज का इसका पता लग जाता है। कैरोटिड बॉडीज और ऑटिक बॉडीज एक तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, ये दे आर द रिसेप्टर्स, और एक तरह से ही कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, और ये चेक करते हैं ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन को। अगर इन दोनों को लगता है कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये फ़ौरन से सिग्नल भेजते हैं किसको, ये फ़ौरन से जो इनका सिग्नल है वो सेंड कर देते हैं किसके पास, वो सेंड कर देते हैं ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा को। तो जैसे ही इन दोनों को, कैरोटिड बॉडीज़ और ऑटिक बॉडीज़ को ये सेंस होता है कि बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, बॉडी में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, तो इन दोनों का जो सिग्नल है वो चला जाता है किसके पास, ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास इसका सिग्नल आ जाता है। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा को पता लग गया है कि बॉडी में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई है और बाइकार्बोनेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। अब फिर क्या किया जाएगा, इनको बाहर निकालना ज़रूरी है। तो बाहर निकालने के लिए आपका जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो फिर सिग्नल देता है आपके हार्ट, आपके रेस्पिरेटरी मसल्स को, इंटरकोस्टल मसल्स को, डायफ्राम को, और इन दोनों को सिग्नल इस बात का दिया जाता है कि भाई अपनी कॉन्ट्रैक्शन को फास्ट कर दो। तो जैसे ही इन दोनों के पास मेडुला ऑब्लोंगेटा की तरफ से सिग्नल आता है, तो ये दोनों अपना रेट ऑफ ब्रीथिंग, अपनी रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को, इनका जो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन की जो रफ्तार है वो स्पीड अप हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है जी। तो जैसे ही मेडुला ऑब्लोंगेटा का सिग्नल आपके इंटरकोस्टल मसल्स और आपके डायफ्राम के पास आएगा, तो ये दोनों फास्ट कॉन्ट्रैक्ट और फास्ट रिलैक्स करना शुरू हो जाएंगे। और जब इन दोनों की कॉन्ट्रैक्शन फास्ट हो जाएगी तो उससे आपका रेट ऑफ ब्रीथिंग तेज़ हो जाता है। नॉर्मल कंडीशन में आप जितना सांस लेते हैं, अब इसकी वजह से आपका सांस तेज़ हो जाएगा। जब आपका रेट ऑफ ब्रीथिंग फास्ट हो जाएगा तो इंस्पायरेशन भी फास्ट हो जाएगी, एक्सपायरेशन भी फास्ट होगी, और इससे बेनिफिट ये होता है कि आपकी बॉडी में मोर ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाएगी और बाइकार्बोनेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाएगी, दोनों कॉन्सेंट्रेशन डाउन हो जाएंगी। और जैसे ये दोनों डाउन होंगी, ये दोनों डिक्रीज होंगी, तो उस वक्त उसका सिग्नल भी आपके ऑटिक बॉडीज और कैरोटिड बॉडीज को पता लग जाएगा, और फिर वो उसको नॉर्मल करने का सिग्नल भेजेंगे। पहले उन्होंने इंक्रीज करने का सिग्नल भेजा था, अब नॉर्मल करने का सिग्नल भेजा जाएगा। ठीक है ना। और सिग्नल भेजने का काम कौन कर रहा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है ना। तो ये दोनों पार्ट एक तरह, मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसको इसीलिए रेस्पिरेटरी सेंटर भी कहा जाता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा को इसीलिए बॉडी का रेस्पिरेटरी सेंटर भी कहते हैं, बिकॉज इट कंट्रोल्स द रेट ऑफ ब्रीथिंग। ये हमारी रेट ऑफ ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, ये डिसाइड करता है कि कब रेट ऑफ ब्रीथिंग को तेज करना है, कब स्लो करना है। तो अगर आपकी बॉडी में हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो रेट ऑफ ब्रीथिंग भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपकी बॉडी में बाइकार्बोनेट आयंस और हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए तो रेट ऑफ ब्रीथिंग भी कम हो जाएगा। तो ये कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, ये पूरा इसका एक सिस्टम है जो आपके रेट ऑफ ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। अब इस सिस्टम को ज़रा समझते हैं हम। ठीक है, तो इसकी वर्डिंग देख लेते हैं। द रेट ऑफ ब्रीथिंग जो कंट्रोल किया जाता है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा, एक पार्ट ऑफ ब्रेन है, उससे कंट्रोल होता है। ये कंट्रोलिंग डिपेंड करती है कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन पर। कार्बन डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बाइकार्बोनेट आयन से डिसाइड होगी, और हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन तो आपको पता है वो डायरेक्टली डिसाइड हो जाती है। और इसमें दो चीज़ें कोऑर्डिनेट करती हैं, एक हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा सांस लेने का सिस्टम है, और दूसरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, क्योंकि उसमें हार्ट इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें ब्लड इन्वॉल्व है। ब्लड और हार्ट चूंकि दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए इसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का कॉम्बिनेशन कहते हैं। मतलब ये दो सिस्टम हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं, जिनका आपस में लिंक होता है। तो ये दोनों मिलकर काम करते हैं। इन दोनों के मिलकर काम करने की वजह से हमारी बॉडी का जो रेस्पिरेटरी रेट है वो मेंटेन रहता है, बॉडी में
कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मेंटेन रहती है। द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन डिटेक्टेड बाय 2 कीमो रिसेप्टर्स, 2 कीमो रिसेप्टर्स हैं जो उसको डिटेक्ट करते हैं। नाम मैंने आपको बताया था, ऑटिक बॉडीज जो कि ऑटा में होती है, और कैरोटिड बॉडीज जो कैरोटिड आर्टरीज में होती है। कैरोटिड आर्टरी वो आर्टरी है जो हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। कैरोटिड आर्टरी इज द आर्टरी दैट सप्लाई ब्लड टू द ब्रेन, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे कैरोटिड, या अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, या हमारे जो स्कल होता है, स्कल को ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरी है उसको हम कहते हैं कैरोटिड आर्टरी। मेडुला ऑब्लोंगेटा खुद भी इन 2 चीज़ों की कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। कैसे डिटेक्ट करेगा? उसके बाद जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड आ रहा है ब्रेन की तरफ से, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CSF, इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट किया जा सकता है। अब डिटेक्ट कर लिया, अब क्या होगा? आफ्टर डिटेक्शन क्या होगा? डिटेक्ट करने के बाद जो कीमो रिसेप्टर्स हैं वो अपना सिग्नल भेजते हैं किसको? मेडुला ऑब्लोंगेटा को। फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे इंटरकोस्टल मसल्स और हमारे जो डायफ्राम है इनको सिग्नल भेजेगा, और ये दोनों रेट ऑफ ब्रीथिंग को क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे, जिससे इंस्पायरेशन भी तेज हो जाएगी, एक्सपायरेशन भी तेज हो जाएगी। इंस्पायरेशन ज़्यादा होने से मोर ऑक्सीजन अंदर आएगी, एक्सपायरेशन ज़्यादा होने से कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन सारे बाहर निकल जाएंगे। तो इससे हमारा रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या हो जाता है? कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। हमारी बॉडी में जो हाइड्रोजन आयन और उसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो फिर बाद में क्या हो जाती है? मेंटेन हो जाती है, ठीक है। तो ये पूरा मैकेनिज्म है जिसको हम कहते हैं कंट्रोलिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो इसको आपको बार बार देखना है, पढ़ना है, रीडिंग करनी है और इसको याद करना है। इसके MCQs भी आपसे पूछे जा सकते हैं और शॉर्ट में भी क्वेश्चंस आ सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।